हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ के लिए हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और हिंदी ए करा रहा हूं मैं आपको, हिंदी का, ठीक है। हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसका चैप्टर नंबर 6 आज हम करने वाले हैं, जो कि दीपदान है, एकांकी है, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए, वहां पे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, आपकी फोर्थ यूनिट में टोटल 2 चैप्टर हैं, इसमें से आज हम चैप्टर नंबर 6 को कवर कर देंगे। एकांकी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, एकांकी जो होता है वो एक अंक वाला नाटक होता है, यानी आप इसको नाटक ही मान लीजिए। नाटक का एक, ये नाटक से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें जीवन के किसी एक अंक पर ही नाटक किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको एकांकी कहते हैं, यानी कि एक अंक, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समझते हैं। अब देखिए ये जो आपका एकांकी है, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो इसकी समीक्षा पूछ लेते हैं या फिर इसकी भाषा शैली पूछ लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम एकांकी की स्टोरी को समझेंगे। जब आप एकांकी को समझोगे फिर हम इन क्वेश्चन पे चलेंगे, इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को थोड़ा समझते हैं। पहले ना हम इसके कैरेक्टर को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें कैरेक्टर को के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसमें एक महिला होती है, ठीक है, बूढ़ी महिला, जिसको बोला जाता है धाये माँ। धाई माँ, इनका नाम जो है वो पन्ना है। और ये जो कुंवर हैं, जो राजकुमार हैं, कुंवर उदय सिंह, इनका संरक्षण करती है, इनका पालन पोषण करती है। और इसी धाई माँ का जो असली पुत्र है, यानी कि जो इसका सगा बेटा है, उसका नाम है चंदन, ठीक है। फिर इसमें एक लड़की है सोना, जो कि एक नाचने वाली लड़की है, जो कि नाचती है, इसमें आपको पता लगेगा। तो ये सोना का कैरेक्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है कीरत, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है इस एकांकी के अंदर। कीरत जो है वो कुंवर उदय सिंह की रक्षा करते हैं, उनको जीवित बचा के ले जाते हैं। कैसे बचा के ले जाते हैं, आगे एकांकी में समझ में आएगा। एक है बनवीर, इस कहानी का जो विलन है वो बनवीर है। बनवीर जो है वो नशे में रहता है, शराब पीता है, और क्या चाहता है कि पूरे जो चित्तौड़ है उस पर अपना शासन चाहता है। इसलिए वो जो कुंवर कुंवर उदय सिंह है उनको मारना चाहता है, उनकी हत्या करना चाहता है। तो ये कैसे उसकी हत्या करता है या हत्या करने का प्रयास करता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। क्या वो हत्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको समझेंगे हम एकांकी के अंदर। एक और कैरेक्टर है इसमें, सामली। सामली नाम की जो महिला है, ये एक दासी है, ठीक है, दासी कह लो या सेविका कह लो। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये कुंवर की रक्षा करने के लिए अपनी राजभक्ति निभाती है, और कहीं ना कहीं धाई माँ को सूचित कर देती है कि जो बनवीर है वो आ रहा है कुंवर को मारने, आप उसे जल्दी से जल्दी बचाने का प्रयास करो। तो ये तो मैंने आपको स्टोरी शॉर्ट में समझा दी। यहाँ अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, बस आपको कैरेक्टर समझने थे। अब क्या करते हैं, देखिए ये एकांकी है। एकांकी को हमें इस तरीके से पढ़ना होता है। आपकी सोल की किताब में ये जो एकांकी है वो पैराग्राफ में दे रखी है, लेकिन आपको पैराग्राफ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एकांकी मतलब नाटक होता है। ये किस लिए लिखा जाता है, ताकि इसका जो प्रदर्शन है वो स्टेज पे किया जाना है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर कैरेक्टर का, हर चरित्र का, हर पात्र का अपना एक संवाद होता है, एक डायलॉग होता है। जैसे कि उदय सिंह क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है पन्ना क्या बोलती है, फिर उदय सिंह क्या बोलते हैं, फिर पन्ना क्या बोलती है, फिर उदय सिंह क्या बोलते हैं। समझ रहे हो किसका क्या डायलॉग है, वो ऐसे हमको समझना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो इस ये जो हमारी एकांकी है, इसको मैंने 6 सीन में डिवाइड कर रखा है, 5 से 6 सीन। सीन का मतलब क्या है, यानी कि जब 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसको मैंने एक सीन 1 कह दिया। फिर जैसे मान लो ये चला जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा, उससे कन्वर्सेशन होगी, बातें होंगी, तो वो सीन 2 हो गया। इस तरीके से हमने इसको कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको सीन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो सीन 1 की बात करते हैं। यानी जब एकांकी की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है उदय सिंह से। उदय सिंह जो है छोटे बच्चे हैं, जो कि राणा सांगा के उत्तराधिकारी हैं, और चित्तौड़ के जिनको राजकुमार बनना है, ठीक है, उत्तराधिकारी हैं। तो उदय सिंह दौड़ते हुए आते हैं और पुकारते हैं धाई माँ, धाई माँ। धाई माँ कौन है, पन्ना। पन्ना को धाई माँ कहा जाता है, ठीक है। पन्ना भीतर से आती है, कहती है कुंवर इतनी रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार को म्यान में नहीं रखा। तो उदय सिंह कहता है धाई माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना देखते हैं, ठीक है। उदय सिंह अब धाई माँ से क्या बोलते हैं कि चलिए बाहर,
तुलजा भवानी कौन है? तुलजा भवानी इनकी देवी है, जिनकी ये पूजा करते हैं, यानी कि इनकी देवी है, ठीक है। यानी तुलजा भवानी के सामने सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, चलो ना नाच देखने चलते हैं। ये जिद कर रहे हैं धाई माँ के सामने, लेकिन पन्ना जो है वो कहती है मैं नहीं देख सकूंगी लाल, मुझको जो नाच है वो पसंद नहीं है, पन्ना कह रही है। उदय सिंह कहते हैं नहीं धाई माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना, जिद कर रहे हैं। पन्ना कहती है नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बहुत देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही, मैं कितना अच्छा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? कुंवर कह रहे हैं, ठीक है। पन्ना कहती है बहुत अच्छे हो तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर हो, इसीलिए सूरज का जो सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, इसीलिए तुमको क्या कहा जाता है? उदय सिंह कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा नाम उदय सिंह रख दिया है। यानी पन्ना जो है उसको बहला रही है कुंवर को। उदय सिंह हंसकर कहते हैं अच्छा ये बात है, पर क्या रात में सूरज उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। तो पन्ना कहते हैं दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, लेकिन रात के समय तुम राजवंश के दीपक बन जाते हो, यानी तुम दीपक की तरह चमकते हो रात में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पन्ना है, धाई माँ है, वो उदय सिंह को बहलाने की कोशिश कर रही है। उदय सिंह कहते हैं कुल दीपक, कहीं तुम मुझको दान में मत दे देना, यानी मजाक में कह रहा है वो, ठीक है, मजाक वाले लहजे में कह रहा है धाई माँ कहीं तुम मुझको दान में मत दे देना। वो नाचने वाली जो लड़कियां हैं तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके नाच रही हैं, और दीपदान के बारे में बताने लग जाती है कि दीपदान मनाया जा रहा है बाहर, चलो ना। लेकिन पन्ना जो होती है वो कहती है मैं इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखूंगी कुंवर, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। उदय सिंह ना बहुत मनाने के बाद रूठ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो रूठ कर कहते हैं तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, मैं कुलदीपक भी नहीं बनूंगा, और मैं कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना कहते हैं रूठ गए कुंवर, रूठने से कभी भी राजवंश नहीं चलते। यहाँ पे बहुत गहरा अर्थ है कि पन्ना ये कहना चाहती है कि तुम्हें भविष्य में, तुमको भविष्य में उत्तराधिकारी तो तुम हो ही, तुमको राजवंश चलाना है, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें शासन करना है, और तुम रूठ रहे हो। रूठने से थोड़ी राजवंश चलते हैं, तो ये रूठने वाली आदत मत डालो, ये कहना चाह रही है। देखो तुम्हारे कपड़ों पे धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार से खेलते रहे, खेलते थक गए होगे, जाओ सो जाओ जाके, मैं तुम्हारी तलवार जो है अलग से रख दूंगी। उदय सिंह गुस्से में कहते हैं मैं तो तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। फिर यहाँ पे बहुत गहरी बात कहती है पन्ना। पन्ना कहती है अभी वो समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ भी सोना पड़ेगा। यानी एक समय ऐसा आएगा जब तुम राजा बनोगे, शासक बनोगे, तब तुम्हारी इतनी बड़ी प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़ेगा। अब तलवार के साथ सोने का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें तलवार अपने पास लेके सोना पड़ेगा। मान लो रात बिरात कभी भी कोई खबर आती है कि राज्य पे कोई खतरा है, तो तुम्हें तलवार लेके तुरंत उस खतरे को दूर करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें एक समय में जिम्मेदारी की बातें चल रही है, ठीक है। यहाँ पे उदय सिंह रूठे स्वर में कहते हैं तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना कहती है तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता, ठीक है। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही वीरों के हाथ में तलवारें खिलती है। ऐसा कौन कह रही है? पन्ना। उदय सिंह रूठे स्वर में बोलते हैं अब मेरा मन मत बहलाओ धाई माँ, तुम नाच देखने नहीं जाओगी ना, तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। पन्ना कहती है नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं। अब देखिए इस एकांकी में सबसे जो गहरा अर्थ है ना, धाई माँ जो है वो समझ रही है। वो क्या समझ रही है? कि बाहर जो है कुंवर के लिए खतरा है, ठीक है। इसीलिए वो बाहर नहीं जा रही है कुंवर को लेकर, कुंवर को वो नहीं चाहती कि कुंवर बाहर जाए, इसीलिए उन्होंने बोला बाहर जहरीले सर्प घूम रहे हैं। तो उदय सिंह कहते हैं जहरीले सर्प? कौन से सर्प, कहाँ है सांप? पन्ना कहती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर तुम सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं तुमको जगा दूंगी। उदय सिंह कहते हैं नहीं माँ, आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा और अपनी शैया पे सोऊंगा भी नहीं, शैया का मतलब उसका जो बिस्तर है उस पे सोऊंगा भी नहीं। पन्ना कहती है चले गए कुंवर, रूठना भी मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा, मना लूंगी, कोई बात नहीं। नाच गाना दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी क्या? पूछती है मन में। चित्तौड़ में ही बहुत कुछ हो चुका है, अब बनवीर का राज्य है, और बनवीर जो है असली विलन है। बनवीर कुंवर को मारना चाहता है, और ये बात जो है ये पन्ना समझ गई है, इसीलिए पन्ना कुंवर को जाने नहीं दे रही है बाहर, ठीक है। आपको समझ में आई इतनी कहानी? आगे देखते हैं। अब
आता है सीन 2। सीन 1 में किसके किसके बीच में बात थी? पन्ना के बीच में और उदय सिंह कुंवर के बीच में, ठीक है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कुंवर जो है वो जिद कर रहे हैं, नहीं दाई माँ मुझको बाहर लेके चलो, नाच देखने जाना है, ठीक है। लेकिन दाई माँ बार बार मना कर रही है और रूठ के चले जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है सीन 2। सीन 2 में क्या होता है, एक लड़की है जिसका नाम है सोना, ये आती है, इसकी एंट्री हो जाती है। ये धाई माँ से बातें करती है। क्या बातें करती है समझिए। सोना धाई माँ को प्रणाम। पन्ना पूछती है कौन हो? सोना कहती है मैं सोना हूँ, रूप सिंह की लड़की हूँ। कुंवर जी कहाँ पर है पूछ रही है, क्योंकि ये कुंवर जी के साथ खेलती है, कुंवर को जानती है। तो पन्ना कहती है वो तो थक गए, सोना चाहते हैं। तो सोना सोना कहती है सोना चाहते हैं तो मैं भी सोना हूँ। यानी मजाक में कह रही है, अच्छा वो सोना चाहते हैं तो मैं भी सोना हूँ। यानी मजाक कर रही है उनके साथ। पन्ना गुस्से में कहती है चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर गए हैं, तुम लोग कुंवर जी को नाच गाने की तरफ खींचना चाहती हो, तुम उन्हें नाच गाने की आदत लगाना चाहती हो। तो सोना कहती है क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया है, मन भरकर नाच रहे हैं हम, ठीक है। हमारा नाच लोग देख रहे हैं बड़ी देर तक, कुंवर भी देख रहे थे। तो ऐसे में क्या नाचना गलत बात है? ठीक है, सोना कह रही है। पन्ना कहती है बस बस सोना, अगर तू रावल की लड़की ना होती ना, तो सोना कहती है तो क्या करती, कटार भोंक देती। यानी ये भी एक तरह से अट्टहास कर रही है, मजाक करते हुए बोलती है धाई माँ तुमने उदय सिंह के सामने तो पुत्र चंदन को भी भुला दिया है। यानी व्यंग कर रही है। किस पे व्यंग कर रही है? पन्ना पे। कह रही है तुमने तो उदय सिंह को अपना बेटा जैसा मान लिया, और अपना जो खुद का तुम्हारा बेटा है चंदन, उसको तो तुमने भुला दिया है। ऐसे बोलती है। तो पन्ना कहती है रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज है। ओहो बनवीर, ठीक है। सोना कहती है बनवीर यानी कि तुम महाराणा बनवीर को बनवीर बोल रही हो, उसको महाराणा लगाया करो उनके नाम के आगे, ठीक है, इस तरीके से। तो पन्ना कहती है बहुत नाचती हो तुम, बनवीर की तुम पर कुछ ज्यादा ही कृपा है। सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह। आज सुबह उन्होंने मुझे बुलाया और कहा धाई माँ तुम बुरा मत मानना। यानी धाई माँ के बारे में बता रही है। पन्ना कहती है मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना कहती है उन्होंने कहा कि महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है, ठीक है। इसके बाद पन्ना बड़ी उमंग में हो आज पूछती है। सोना कहती है दीपकों के साथ उमंग भी अपने आप लौ कहीं ना कहीं जला देती है। पन्ना कहती है तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना मैं ही क्या, सारे नगर के निवासी आज त्योहार मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, सब बदल चुके हैं। बस एक तुम हो जो राजमहल पे बोझ बनकर बैठी हो, तुम बदल नहीं रही हो, तुम आ नहीं रही हो, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें कहीं ना कहीं वो उकसा रही है ताकि वो भेज दे उसको। पन्ना कहती है बनवीर की ज्यादा ही कृपा है तुम्हारे ऊपर, और तुम पागल हो चुकी हो सोना। सोना कहती है पागल कौन नहीं है, आज के समय में सब पागल है। महाराणा विक्रमादित्य जो है वो 7,000 पहलवानों के साथ पागल है, मल क्रीड़ा के चक्कर में वो पागल रहते हैं। बनवीर जो है वो महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है, सारा नगर आज त्योहार मनाने में पागल है, ठीक है, सभी पागल है। पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वो थक चुके हैं, और तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम्हारा पागलपन कम हो जाएगा, जाओ यहाँ से। लेकिन सोना नहीं मानती है, ठीक है। सोना मानती नहीं है, वो बार बार मतलब कहीं ना कहीं जिद करने लग जाती है, कहती है कि उसे मेरे साथ भेजो। लेकिन पन्ना जो है, पन्ना समझ रही है कि बाहर उनके लिए खतरा है, वो नहीं भेजना चाह रही है बाहर, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती है। तो जब सोना को लगता है ना कि सोना को खूब सुना देती है, ठीक है, पन्ना तो गुस्से में चीख के बोलती है धाई माँ, ठीक है। और गुस्से में मतलब उनसे कहती है कि तुम नहीं भेजोगी ना, तो वहां से नाराज होके कहीं ना कहीं ये जो सोना है वो चली जाती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा छोड़कर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये, आप मैं इसकी पीडीएफ दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सीन टू में हमने क्या समझा? सीन टू में हमने ये समझा कि धाई माँ की बात हो रही है सोना से। सोना क्या कह रही है, जिद कर रही है कि मेरे साथ उनको भेज दो, उदय सिंह को भेज दो, कुंवर सिंह को भेज दो। लेकिन धाई माँ उसको कहीं ना कहीं भगा देती है, कहते तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं भेजूंगी। तो सीन 2 ये हो गया। अब सीन 3 में आ जाता है इनका खुद का बेटा चंदन। चंदन का क्या किरदार है यहाँ पे ये समझते हैं। चंदन बोलता है माँ माँ। पन्ना बोलती है क्या हुआ मेरे लाल? चंदन कहता है कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना कहती है रूठ कर सो गए। चंदन उन्होंने भोजन तो किया? पन्ना नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उनको उठाऊंगी, बहलाकर उनको भोजन करा दूंगी। चंदन मुझे भोजन अकेले करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। तो माँ कहती है कि भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया होगा, तुम्हें अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी वो। मैं भी अभी आती हूँ थोड़ी देर में,
तुम्हारी माला टूट गई थी, मैं उसको ठीक कर रही थी, थोड़े से दाने बचे, मैं उसको ठीक करके आती हूँ। तो चंदन कहता है माँ कल कुंवर की माला भी टूट गई थी, उसको भी ठीक कर देना। तो पन्ना कहती है ठीक है, ठीक उसको भी ठीक कर दूंगी। और यहाँ से चंदन और पन्ना के बीच में इतना ही संवाद होता है, इतने में एक नया कैरेक्टर आ जाता है, वो है सामली। सामली जो है वो इंफॉर्मेशन देती है पन्ना को कि खतरा मंडरा रहा है कुंवर के ऊपर, बचा लो। क्या होता है पूरी कहानी समझते हैं। पन्ना कहती है कौन सामली, सामली आती है ना तो कहती है कौन सामली। सामली कहती है धाई माँ कुंवर कहाँ पे है, कुंवर कहाँ है। पन्ना कहती है क्यों कुंवर जी से को क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ उन्हें। सामली कहती है उनके जीवन को खतरा है। पन्ना कहाँ कैसे, और तुम क्या कह रही हो। सामली कहती है उनके जीवन को बचा लो धाई माँ। पन्ना चीखती है। सामली कहाँ से, कुंवर जी अंदर की तरफ भागती है और देखती है। सामली बिलखते हुए आती है, कहती है सर्वनाश हो रहा है, मेवाड़ में ऐसे दिन देखने पड़ेंगे ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तुलजा भवानी तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ तुम्हारे त्रिशूल की शक्ति नहीं रही क्या, मेवाड़ का भाग्य इतना बेकार हो गया। पन्ना कहती है क्या हुआ सही से बताओ। ठीक है, पन्ना जानना चाहती है। तो कहती है मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ उसको। कुंवर जी रूठ गए थे, तलवार के लिए लिए भूमि पर ही सो गए, तलवार उनके हाथ से खिसक गई, वे शांति से सो रहे हैं और मेरे कुंवर को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ठीक है। यानी कि जब ये बताती है ना उनको खतरा है, तो ये भाग के जाती है अंदर देखने कमरे में क्या हुआ। कमरे में देख के आती है तो वो ठीक ठाक सोए होते हैं, तो कहती है वो तो ठीक ठाक सो रहे हैं। फिर सामली कहते हैं कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। ठीक है, वो कहती है महाराणा विक्रमादित्य जो है उनकी हत्या हो गई है। पन्ना जैसे ही सुनती है हत्या के बारे में चीखने लग जाती है, कहती है महाराणा की हत्या किसने की। सामली कहती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, वो चुपके से गया उनकी छाती पे तलवार भोंक दी। पन्ना चीख कर बोलती है हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। सामली बनवीर ने नगर में नाच गाने का त्योहार मनवाया है, जिसे नगर वासियों का ध्यान जो है नाच गाने में है, और वो चुपके से राजमहल में गया, किसी को उस पर शक नहीं हुआ, और जाके उसने महाराणा जो है उनके कमरे में जाके उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो वो सिसकियां लेती है, पन्ना जो है रोने लग जाती है, ठीक है दुखी हो जाती है। तो समझ रहे हो पन्ना क्यों नहीं भेज रही थी, क्योंकि पन्ना को अंदाजा था कि ये जो दीपदान का त्योहार मनाया जा रहा है ना, ये अचानक से ये प्रोग्राम किया है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। इस चीज को समझ गई थी पन्ना शुरू में ही, और आखिर वही हुआ। फिर पन्ना कहती है थोड़ी स्थिर होती है, कहती है नाच रंग, ये अचानक से जो नाच रंग की बात सुनकर मुझे पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैंने कुंवर को जाने से रोक दिया। संभव है कुंवर वहां जाते तो बनवीर उसके साथ भी कोई कांड कर देता। सामली इसलिए दौड़ी हुई आई हूँ धाईमा। लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वो कुंवर जी के सिंहासन को अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वो कहीं ना कहीं कुंवर जी को मारेगा। ठीक है, तो पन्ना कहती है बहुत ही विलासी बहुत ही अत्याचारी राजा कभी भी राज्य नहीं कर सकता। सामली कहती है वो रक्त से भीगी तलवार लेकर सीना ताने हुए महल में गया है, लोगों ने। पन्ना पूछती है लोगों ने पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। सैनिक तो उसकी तरफ मिल चुके हैं, सैनिक उससे डरते हैं, महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसे नहीं है। ठीक है, सभी मतलब अब उससे डरने लगे हैं। इसके बाद देखो क्या होता है। तो सामली थोड़ी देर बाद कुंवर जी को मारने आएगा। सामली कहती है कि थोड़ी देर बाद कुंवर जो है उनको मारने के लिए आएगा बनवीर, तो आपको उसकी रक्षा करनी होगी। ठीक है, पन्ना कहती है कि कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, और अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है वो यही बनेगा। ठीक है, यही राजपूत रक्त बनेगा। तो सामली कहती है ये तो आगे की बात है, कुंवर जी की रक्षा करो पहले। पन्ना कहती है मैं इस अंधेरी रात में यहाँ से लेके कुंवर जी को भाग जाऊंगी। सामली कहती है और चंदन कहाँ रहेगा। पन्ना कहती है जहां भगवती तुलजा चाहेगी वहीं रहेगा। ठीक है, तो सामली कहती है धन्य हो धाई माँ, पर तुम भाग नहीं पाओगी। क्यों नहीं भाग पाओगी, क्योंकि बाहर महल के चारों तरफ सिपाही है, उन्होंने घेर रखा है, तो तुम कैसे भागोगी। तो पन्ना कहती है हे भगवान क्या होगा अब। सामली कहती है जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुमको करनी है। पन्ना कहती है मुझे सैनिक की सहायता नहीं मिल सकती। सामली कहती है सैनिक तो उसके हैं, सहायता तुम्हारी क्यों करेंगे, सामंत भी उससे मिलने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक किसके बीच में बात हो रही है, पन्ना और सामली के बीच में। सामली ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और जल्दी से मतलब उसकी रक्षा करो। फिर अगला सीन है, इसमें आता है कीरत। कीरत जो व्यक्ति है ये जूठी पत्तल उठाता है। ठीक है, जूठी पत्तल उठाने का काम करता है। तो कीरत आता है, तो देखिए कीरत से क्या संवाद होता है। कीरत आता है, कहता है अन्नदाता कीरत हूँ।
ठीक है, धाई माँ के चरण लागो, कीरत तुम हो, बाहर तो कोई नहीं है। क्या, कीरत कहता है अन्नदाता, बाहर सिपाहियों ने डेरा डाल रखा है, जान नहीं पड़ता कि आधी रात को ये हो क्या रहा है। पन्ना कहती है तुम तो बिना बेखटके चले आए, तुम्हें तो किसी ने नहीं रोका। कीरत कहता है अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ ना, मेरे पास कौन सी कोई कीमती चीज है जो मुझे कोई रोकेगा। मेरे पास तो बस एक टोकरी है और मुझे कोई रोकता थोड़ी है, इस तरीके से मैं तो जूठन उठा लेता हूँ। पन्ना कहती है, पन्ना आगे कहती है, कीरत ठीक है, कीरत कहता है कि कुंवर जी जुग जुग जिए धाई माँ, जब से कुंवर जी आए हैं तो उजियारा फैल गया है। यानी अभी कीरत को पता नहीं है कि क्या खतरा मंडरा रहा है, पन्ना तो सब समझ रही है। तो पन्ना पूछती है, ठीक है, पन्ना क्या करती है, पन्ना बोलती है सांबली को कि सांबली तुम जाओ बाहर, चुपके से देख के आओ कहाँ पे सिपाही खड़े हैं और कितने सिपाही खड़े हैं। तो सांबली बाहर जाती है। अब पन्ना बात कर रही है कीरत से, पूछती है कि क्या तुम अपने कुंवर से प्यार करते हो। तो कीरत कहता है कुंवर से बहुत प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं कुंवर से तो। ठीक है, आपने कैसी बातें पूछ ली है। तो पन्ना कहती है कि क्या तुम कभी तुम्हें जरूरत पड़े उनके लिए तो अपनी जान तक हाजिर कर सकते हो। तो वो कहता है बिल्कुल मेरी जान तक हाजिर है उनके लिए। तो पन्ना कहती है ठीक है, आज मौका आ गया है। कीरत कहता है मौका, कैसा मौका। पन्ना कहती है कुंवर जी को बचाने का। कीरत कहता है, कीरत ना समझ नहीं पाता कि आखिर ये बात क्या है, तो पन्ना सारी बातें बता देती है। कहती है हंसी का समय नहीं है, अब कुंवर जी के प्राण संकट में है। तो कीरत कहता है हुक्म दो मुझे, अन्नदाता हुक्म दो। तो पन्ना कहती है सुनो, तुम क्या करो, बाहर तुम्हें बाहर जाने से कोई रोकेगा नहीं। तुम टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते हो, तो तुम्हारे पास बड़ी टोकरी है, पूछती है। कहती है हाँ मेरे पास बड़ी टोकरी है। तो कहती है कि तुम क्या करो, टोकरी के अंदर हमारे कुंवर को छुपा लो, उनके ऊपर से जूठी पत्तल रख दो और चुपके से उनको ले जाओ, राजमहल के बाहर ले जाओ चुपके से। ठीक है, तो कीरत कहता है ठीक है। तो वो कहती है कि तुम जाओ, बेसिन नदी जो है उसके किनारे में मिलना जहाँ पे शमशान है। कहता है ठीक है मैं वहां ले जाऊंगा, वहां पे किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, शांति सी जगह है, मैं वहां पे ले जाता हूँ। तो इस तरीके से कीरत जो है वो ले जाता है और ठीक है, कीरत ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सांबली आती है और कहती है चारों तरफ सिपाही हैं, उत्तर में 7 सिपाही हैं, बाकी जगह 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, पूरी डिटेल दे देती है। तो ठीक है, तो ये कहती है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, जाओ। इस तरीके से जो पन्ना और सांबली के बीच में बात हुई, ठीक है, कीरत के बीच में बात हुई, तो कीरत जाता है चुपचाप से उनको लेके चला जाता है। अब वो लेके जाएगा तो सांबली पूछती है कि एक बात बताओ पन्ना, जब बनवीर आएगा और देखेगा बिस्तर पे कोई नहीं है तो वो तुमसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगी। तो वो कहेगी, तो पन्ना कहती है मैं बोल दूंगी मुझे नहीं पता, इस तरीके से बातें। तो कहती है फिर वो तुमको मार देगा। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी और को लिटा दूंगी। तो सांबली पूछती है किसको लिटा दोगी। तो पन्ना बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के कहती है कि मतलब अपने बच्चे को लिटा दूंगी। ये सुन के ना सांबली बिल्कुल दंग रह जाती है कि कोई राज सेवा में अपने बच्चे तक को दान करने के लिए तैयार है, ऐसे कैसे हो सकता है। सब बिल्कुल मतलब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पन्ना का बलिदान दिखेगा। पन्ना क्या करती है, उस जगह पे अपने बच्चे को सुला देती है, उसका खुद का जो बच्चा होता है चंदन, उसको बुलाती है और उसको कहीं ना कहीं सुला देती है। और जो कुंवर होते हैं, कुंवर को टोकरी में उसके जरिए भिजवा देती है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ लेना, आपको यहां तक समझा दिया है। अब देखो क्या होता है, जब वो उसको उस पर लिटा देती है अपने बेटे को, तो उसका मन ना अंदर से उसे गिल्ट फील हो रहा होता है, उसे बहुत बुरा फील होता है। क्या कहती है देखो, पन्ना सोचती है मेरा लाल सो गया, मैंने उसको उस जगह पे सुला दिया है क्योंकि उसे पता है बनवीर आएगा तो उसको मार देगा। कहती मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया है कि अब वो कभी उठेगा नहीं। रोते हुए कहती है ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कितना कपट किया, तूने अंगारों की सेज पे अपने फूल से बच्चे को सुला दिया, तू सांप है, सर्पणी है। ठीक है, अपने बच्चे को ही तूने डस लिया है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। अभागिन माँ, संसार में तेरा जन्म होने का था, कैसी माँ है तू। मतलब ये सारी बातें उसके मन में, ये सारी बातें आ रही होती कि मैंने अब कुंवर के साथ तो अच्छा करा, कुंवर की जान बचा रही हूँ, लेकिन अपने बच्चे की जान देकर। तो यहाँ पे उसका मन जो है वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट सीन है सीन 6। यहाँ पे आता है बनवीर, और बनवीर धाई माँ के पास आता है। अचानक से शराब पी के लड़खड़ाता हुआ आता है बिल्कुल, आके कहता है कि पन्ना कहती है महाराजा बनवीर। वो कहती है सारे राजपुताने में एक ही माँ है, वो है पन्ना, सबसे अच्छी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के उसे ले जाना चाह रहा है। तो पन्ना कहती है नहीं, आंसू आ जाते हैं। ठीक है,
अब कुंवर कहती है कुंवर जो है बिना भोजन करे सो गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बनवीर कहता है आज के दिन भोजन नहीं करा, आज तो उत्सव का दिन है, आज तो भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें थी। तो वो पन्ना क्या करती है, उससे बातें करने लग जाती है, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फिर बनवीर पन्ना को कहता है कि जाओ कुंवर को ले आओ मेरे पास, मैं उसको ले जाऊंगा। लेकिन पन्ना कहती है नहीं, उसको नहीं ले जाना है, ठीक है, मना कर देती है। तो बनवीर लालच देता है, पन्ना को लालच देता है कि मैं तुम्हें जागीर दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं उसको। लेकिन पन्ना जो है वो कहती है कि मैं राजपूतानी हूं, मैं व्यापार नहीं करती, ठीक है, किसी के साथ। और बनवीर कहता है मांग लो जो तुम्हें उसके बदले में मांगना है, सब मांग लो। लेकिन पन्ना बिल्कुल मना कर देती है, कहती है मैं व्यापार नहीं करती हूँ। और इस तरीके से इनके बीच में बहस होने लग जाती है। तो पन्ना कहती है ओ बनवीर तू तो हत्यारा है। बनवीर, वो कहता है महाराणा बनवीर को हत्यारा नहीं कह सकती तुम, ठीक है, तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। पन्ना कहती है तो लो मेरी जीभ काट लो। यानी पन्ना और बनवीर के बीच में बहस होने लग जाती है। और ऐसे करते 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 क्या होता है, बहस बढ़ती जाती है, और बनवीर जो है पन्ना को धक्का देके जाता है आगे। आगे जाके कहीं ना कहीं उदय सिंह समझ के उसके बच्चे को तलवार से मार देता है। इतने में वो देख के जो पन्ना होती है वो बेहोश हो जाती है, ठीक है, वो गुस्से में आके बेहोश हो जाती है। और यहीं पे जो ये एकांकी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा, बलिदान। ठीक है, ये बलिदान जो है आपको दिख रहा होगा कि पन्ना ने किस तरीके से कुंवर को बचाने के लिए अपने खुद के बच्चे चंदन को की जान को दांव पे लगा दिया और उसको मरवा दिया। तो इसे कहते हैं देश प्रेम, राज प्रेम, कि अपने राष्ट्र अपने राज के लिए उसने अपने बच्चे तक की कुर्बानी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। दीपदान एकांकी में से आपका एक प्रश्न बनता है कि इसकी समीक्षा करनी है आपको। ठीक है, समीक्षा करते हैं जब हम किसी भी एकांकी की, किसी कहानी की या किसी उपन्यास की, तो हमको सबसे पहले उसकी कथा वस्तु देखनी होती है। कथा वस्तु में क्या होता है, उसका कंटेंट। इसमें कंटेंट क्या है आपको पता है, ये जो एकांकी है ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आधारित है, क्योंकि इसमें चित्तौड़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और क्या बताया गया है, ये कहानी कब के 1536 के आसपास की है। इसमें जब राजपूत शासन होता था उस समय की बातें की गई है। तो ये एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड से है, इतना आपको पता है। फिर क्या है कि चित्तौड़ के जो राणा सांगा होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई का जो दासी पुत्र बनवीर है वो किस प्रकार से चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, ये कहानी इसमें बताई गई है। कि वो शराब और सत्ता के नशे में धुत होकर सोते हुए विक्रमादित्य जो होते हैं उनकी हत्या कर देता है, और इसके बाद वो कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। यानी कि वो उनको भी मारना चाहता है, क्योंकि कुंवर उदय सिंह जो है वो उत्तराधिकारी हैं। अगर ये इनको समाप्त कर देगा तो शासन जो है पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, तो कुंवर उदय सिंह राणा सांगा के जो पुत्र हैं और राज्य के उत्तराधिकारी भी हैं, इनको ये मारना चाहता है। तो ये इसमें क्या है, पूरी स्टोरी है। अब पन्ना धाय, पन्ना जो है वो क्या है, वो कुंवर की एक तरह से उनका पालन पोषण करती है, उनकी संरक्षक हैं। अब इनको जब पता लगता है कि ऐसा होने वाला है तो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। बनवीर, वो समझ जाती है, उनको पहले ही पता होता है कि बनवीर ने ये जो असमय में दीपदान का जो कार्यक्रम करवाया है ना, वो समझ जाती है कि एक षड्यंत्र है। इसीलिए वो क्या करती हैं, उसको कुंवर को जाने नहीं देती हैं बाहर। ठीक है, और शामली द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना पाकर वो अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाती हैं, और स्वामी भक्त जो कीरत है, कीरत को कहती हैं कि तुम टोकरी में ले जाओ कुंवर को छुपा कर, ठीक है, सुरक्षित इनको महल से बाहर निकाल दो, और अपने राजभक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से वीर रस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, करुणा, दया, सारे भाव आपके अंदर आ जाएंगे इस एकांकी को देखकर, समझकर। फिर नेक्स्ट एक टॉपिक होता है इसमें पात्र और चरित्र। जब भी हम समीक्षा करते हैं तो हम पात्र और चरित्र को जरूर देखते हैं, क्योंकि जो पात्र होते हैं ना वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो हमारी एकांकी है इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है उसमें है कुंवर उदय सिंह। ये क्या है, ये राणा सांगा के छोटे पुत्र हैं और ये उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, इन्हीं को मारने के लिए बनवीर आता है। सेकंड है चंदन। चंदन जो है वो धाई माँ जो होती है उनका पुत्र होता है, उनका सगा बेटा होता है, जिसका धाई माँ बलिदान दे देती है। फिर आता है बनवीर। बनवीर आपको पता है कि क्या है, बनवीर जो है एक तरह से इस एकांकी में विलन है, क्योंकि ये क्या है, ये चाहता है कि जो उदय सिंह है उनको मार कर सत्ता पाना चाहता है। कीरत जो है एक व्यक्ति है जो कि राजभक्ति के लिए, ठीक है, अपनी देशभक्ति राजभक्ति के लिए क्या करता है,
कुंवर उदय सिंह को बचा कर ले जाता है। तो बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं इनके, अगर आप देखोगे तो। पन्ना जो है, पन्ना को आप एक तरह से बलिदान की देवी कह सकते हो, क्योंकि जो अपने बच्चे का बलिदान कर दे उससे बड़ा क्या ही होगा। ठीक है, फिर सोना का भी इसमें किरदार है, शामली का भी किरदार है। शामली भी कहीं ना कहीं एक दासी है, लेकिन ये भी राजभक्ति दिखा के किसी तरीके से सूचना दे देती है कि कुंवर उदय सिंह को बचाओ जल्दी। ठीक है, तो ये इसके चरित्र हैं। और पन्ना जो इसमें एक ऐसी स्त्री है जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और कर्तव्यनिष्ठ है। बनवीर एक स्वार्थी है जो कहीं ना कहीं राजलिप्सा में डूबा रहता है और ये चित्तौड़ पे अपना पूरा अधिकार चाहता है। कीरत जो है ये भी राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ एक व्यक्ति है जो अपनी राजभक्ति को साबित करने के लिए जो कुंवर उदय सिंह है उनको बचाकर छुपाकर ले जाता है अपनी जान पे खेलते हुए। फिर पन्ना जो है वो चतुर भी है और दूरदर्शी भी है, देश प्रेमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, निर्भीक है, डरती नहीं है, हृदय से कोमल है, वज्र सी कठोर है। कठोर कैसे? क्योंकि अपने बच्चे को रख देना, ठीक है, अपने बच्चे का बलिदान देना कि कोई बहुत कठोर ही कर सकता है। यही कारण है कि दीपदान का उत्सव में वे नहीं जाती हैं। उनको पता होता है कि असमय कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। ठीक है, वो पहले ही समझ जाती हैं और वो कुंवर को भी नहीं जाने देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लास्ट में सबसे क्या है कि अपने कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए वो अपना खुद का बेटा जो है चंदन उसको दान कर देती हैं। इसके बाद है संवाद। संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी कहानी, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, निबंध हो, जो भी हो, जहाँ पे भी संवाद की जरूरत होती है वहाँ पे संवाद सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो संवाद जो है एकांकी के प्राण तत्व माने जाते हैं, क्योंकि संवाद कहीं ना कहीं कथा को सार्थक कर देते हैं, उसको अमर कर देते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उदय सिंह पन्ना से जिद करते हैं और कहते हैं कि मुझे दीपदान देखने जाना है, लेकिन पन्ना जो है वो नहीं मानती हैं। ठीक है, उदय सिंह रूठ जाते हैं। तो रूठने के बाद जो उनके डायलॉग हैं या पन्ना के जो डायलॉग है, जैसे तुम थक गए होंगे, तुम्हें आराम करना चाहिए, तलवार, वो कहता है कि मैं तलवार के साथ सो जाऊंगा। तो पन्ना कहते हैं कि अभी वो समय नहीं आया है, चित्तौड़ की रक्षा में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। ठीक है, फिर उदय सिंह पूछते हैं कि तुम्हें तलवार से डर लगता है। तो यहाँ पन्ना के डायलॉग्स बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग है कि चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता, जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही वीरों के हाथ में तलवारें खिलती हैं। ठीक है, ये सब डायलॉग्स हैं। ये डायलॉग्स कहीं ना कहीं एकांकी को सार्थक बनाती हैं। इसके बाद बात करते हैं भाषा शैली। तो देखिए, राम कुमार वर्मा जो हैं, इन्होंने क्या करा है, विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करा है। ये रोचक है, यानी कि इंटरेस्टिंग है। इसमें कहीं ना कहीं मार्मिकता देखने को मिलती है, आप इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, स्वाभाविकता दिखेगी, एक प्रभावशाली है, और अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उनके अनुसार इन्होंने भाषा का प्रयोग करा है। और भाषा शैली इनके जो कैरेक्टर हैं उनकी संस्कृति और स्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं परिष्कृत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग कैरेक्टर की भाषा देखोगे अलग अलग है। जैसे कीरत कैसे बोलता है, अवधि कहीं ना कहीं उसकी भाषा दिखेगी। जैसे कि वो कहते हैं कुंवर जुग जुग जिए दाई माँ, जब से कुंवर जो बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज देखिए आप, बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। पन्ना की लैंग्वेज को देखोगे आप, वो बिल्कुल अलग है। शामली की लैंग्वेज को देखोगे वो बिल्कुल अलग है। बनवीर की भाषा देखोगे वो बिल्कुल अलग है। तो सब कैरेक्टर के अनुसार इन्होंने क्या किया है, भाषा का प्रयोग करा है। भाषा में जो देशज शब्द है वो भी इस्तेमाल करे हैं। फारसी, उर्दू के शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। देश काल वातावरण की बात करें तो देखिए, एकांकी जो है वो दीपदान का देश काल और वातावरण जो है कथा वस्तु के अनुसार है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बनी हुई एकांकी है। और इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सब देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, एकांकी पढ़ी नहीं जाती, एकांकी को नाटक की तरह किया जाता है, तो एकांकी को देखा जाता है। तो जब लोग देखेंगे इसको, ये रियल में स्टोरी की तरह आएगा, तो कहीं ना कहीं एक राजमहल होगा, एक राजा होगा। ठीक है, वहाँ पे स्वामी भक्त होंगे, वहाँ पे सबके मतलब अलग अलग कैरेक्टर होंगे, अलग अलग तरीके से इसको दिखाया जाएगा। 1536 के परिवेश पे लिखी हुई ये कहानी है और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये आपकी एकांकी। देश काल और वातावरण को ध्यान में रखकर लेखक जो है इसने संवाद जो है वो बनाए हैं। पन्ना का संवाद जो है वो ऐतिहासिक लगता है। महाराज सांगा के वंश का एक वही तो उजाले हैं, इस तरीके के जो डायलॉग है ना वो बहुत तगड़े हैं इसमें। फिर नेक्स्ट होता है उद्देश्य। देखिए, कोई भी कहानी हो, कोई भी निबंध हो, कोई भी उपन्यास हो, कुछ भी लिखा जा रहा हो, उसका एक उद्देश्य होता है। तो राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने दीपदान एकांकी का उद्देश्य जो है वो भारतीयों को प्रेरित करने और उनके दिल में
देश प्रेम की भावना और कर्तव्य की भावना जगाने का काम किया है इस एकांकी के जरिए, ठीक है। क्योंकि ये एकांकी जिस समय में लिखी गई थी ना, ठीक है, ये कहानी 1536 के आसपास की है, लेकिन ये लिखी गई थी तब जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, इस समय लिखी गई थी। तो राम कुमार वर्मा ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय में हमारा देश पराधीन था। तो ऐसे में जरूरी था कि भारतवासियों के हृदय में देश के प्रति समर्पण की भावना हो। तो इसको जगाने का काम जो है राम कुमार वर्मा ने किया है, उसके लिए बहुत अच्छी एकांकी लिखी है इन्होंने। फिर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी भाषा शैली पे चर्चा करो। भाषा शैली में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो देखिए, भाषा जो है वो सरल है, सहज है, स्पष्ट है, क्लियर समझ में आती है, ठीक है। शब्द जो है वो अच्छे इस्तेमाल किए। देशज, हमारी जो देशी भाषा है उसके भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भाषा जो है वो पात्रों के अनुकूल है। राजा आपको अलग तरीके के डायलॉग बोलेगा तो सेविका अलग तरीके से बोलेगी, ठीक है। सबके डायलॉग्स अलग तरीके से बनाए हुए हैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से। कीरत की भाषा में अवधि का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। एकांकी में कहीं ना कहीं कथात्मक शैली भी है, कहानी की तरह हमें ये लगती है। और कहावत और मुहावरों का प्रयोग तो इसमें भर भर के कर रखा है। अगर आप पूरी एकांकी को पढ़ा, आपने देखा है, तो आपको पता लगेगा कई जगह पे कहावतें और मुहावरे का इस्तेमाल है। एकांकी पढ़कर वीर रस की अनुभूति भी होगी, क्योंकि जब आप देखोगी ना कि किस प्रकार से पन्ना जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए बनवीर से लड़ जाती है, और किस प्रकार से वो अपने बच्चे तक का बलिदान कर देती है, तो वीर रस की भावना आपके अंदर पनप जाएगी। तो बहुत ही अच्छी एकांकी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।